गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आधारशिला विद्यापीठ ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का जो टॉपिक हमारा चल रहा था, हजारों वर्षों से परिवर्तनों की पड़ताल, कड़ी नंबर 2 के बारे में देखने वाले हैं। और उससे आगे क्षेत्र और साम्राज्य, चोल जिसका अध्याय 2 में अध्ययन करेंगे, तुगलक जो वंश है उसका अध्याय नंबर 3 में, मुगल अध्याय नंबर 4। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, यानी उसकी प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रशस्ति कहलाता है। प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखेंगे हम। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था, वर्तमान में बंगाल है, से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, वर्तमान में प्राचीन नाम गजन था, वर्तमान गजनी नाम है, तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत का प्राचीन नाम द्रविड़ था भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इन उपमहाद्वीपों के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर एक नक्शा दिख रहा है, भारत के नक्शे के लगभग समान सा दिख रहा है आपको। यह चित्र मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी, दोबारा से सुनना है, यह चित्र मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर ग्रंथ का नाम दोबारा से सुनना है, मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांतों का ये मैप आपके सामने दिया गया है, जिसमें जहाँ पे नंबर 1 लगा है बिल्कुल पश्चिम की तरफ, जिसे सिविस्तान कहा जाता था। उसके बाद में नंबर 2 जहाँ पे लगा हुआ है इसे उच्च। 3 नंबर जहाँ पे आपको दिख रहा है मुल्तान, 4 कलानौर, 5 लाहौर, 6 शमाना, 7 सरस्वती, 8 कोहराम, 9 हांसी, 10 दिल्ली का क्षेत्र है। 11 नंबर जहाँ पे दिया गया है दिल्ली के पास ही है बदायूं, 12 कन्नौज, 13 कड़ा, 14 नंबर जहाँ पे दिया गया है वह क्षेत्र अवध का है, 15 नंबर बिहार, 16 लखनऊती, 17 जाजनगर, 18 मालवा,
19 नंबर जहाँ पे दिया गया है वो गुजरात है। 20 देवगिरी। 21 तेलंगाना। 22 तेलंग। 23 द्वार समुद्र और 24 मावार आदि क्षेत्र यहाँ पे आपके सामने दर्शाए गए हैं। ये दर्शाए गए हैं मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी और उनका रचित ग्रंथ है मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर में। आगे आपके लिए कार्य दिया गया है, टास्क दिया गया है। आप क्या समझते हैं शासक ऐसे दावे क्यों करते थे? आगे जो पीला बॉक्स दिया गया है उसमें कहा गया है सन 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री यानी दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मैबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं, यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण लोग जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए। कौन कौन सी भाषाएं इन्होंने लिखी है आपके सामने दी गई है, इन्हें की आपको सूची बनानी है और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि इस समय के साथ भाषाओं के नाम भी बदलते रहे हैं? गौड़ी भाषा का वर्तमान में बंगाली नाम है, गुजरी भाषा का गुजराती है, तेलंगानी का तेलुगु है। इस प्रकार से अलग अलग भाषाएं वर्तमान समय में अब बदल चुकी है। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इस बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े हुए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुग़ल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 जब हम पढ़ेंगे उसकी तुलना करेंगे। खलजी और मुग़ल वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक चले। 18वीं सदी में मुग़ल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय
साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उनके क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इस क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। सवाल है, आपके लिए कार्य है, हम यहीं से पढ़ रहे थे 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य भी उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चल रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं में प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र में अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता था। आपके लिए जो कार्य दिया गया है कि आपको पता लगाना है कि क्या आपका राज्य कभी इन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा था। यदि रहा तो कितने समय तक रहा था। यानी इस समय कोई एक क्षेत्र विशेष नहीं था। हमारा राजस्थान भी मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, जालौर, नागौर अनेक क्षेत्रों में बटा हुआ था। सिरोही के शासक अलग थे, अजमेर में अलग शासन हुआ करता था, जयपुर में अलग था, भरतपुर में अलग शासन हुआ करता था। छोटे छोटे राज्यों में टुकड़े हुए, मेवाड़ अलग राज्य था, मारवाड़ अलग था। इस प्रकार से आपको ये पता लगाना है पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं के कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। दूसरा सवाल, क्या आपको संस्कृत का ज्ञान एवं ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणी याद है? क्या कहा था उन्होंने? संस्कृत भी एक भाषा हुआ करती थी
जो किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं थी। इस भाषा को केवल कौन जानते थे? ब्राह्मण जानते थे और आम जनता को इस बारे में पता नहीं था। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता प्रभाव तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक वो होते हैं जो बहुत धनाढ़ लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो राजा महाराजा हैं, जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे उसे संरक्षक कहते थे। तो इनके संरक्षक हुआ करते थे नए नए राजा जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इसका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे वह व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इनके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा, मुसलमानों में उलेमा हुआ करते थे। पुजारी हमारे पुजारियों के समक्ष यानी जो धर्म की व्याख्या करे, न्याय की बात कही, उन्हें उलेमा कहा जाता है। उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विद्यासम्मत नेता मानते थे। छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि शिया जो मुसलमानों की शाखा है वह अपना नेता किसे मानती है? तो आपका जवाब होगा पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विद्यासम्मत नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है या यह दिखलाता है
कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टि में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उनमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिरी 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आज से ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तनों के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और यह भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो ये देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डाल कर भी ये देखें और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसरों की तरफ ध्यान देंगे। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? जो गांव से बाहर से आता था उसे विदेशी माना जाता था। नीचे सही गलत आपको निशान लगाने हैं। सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। क्या ऐसा है? आपने पढ़ा है पीछे, सही है तो सही, वरना गलत का निशान आपको लगाना है, लेकिन मिले हैं। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, ऐसा नहीं है।
तीसरा है कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। हो सकता है और नहीं भी, आपको देखना है पाठ को गौर से पढ़ते हुए। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। क्या ये सही है? आपने जो मानचित्र देखा था उसके अनुसार रिक्त स्थान भरने हैं। अभिलेखागारों में क्या रखे जाते हैं? पुराने अभिलेख, पुराने जो औजार सामान मिले हैं वहाँ पे रखे जाते हैं। 14वीं सदी का एक इतिहासकार अभी आपके सामने आया था। 14वीं सदी का एक इतिहासकार अमीर खुसरो 1318 ईस्वी आया था ना। कुछ खालिस्तान दिए गए हैं और इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें, गेहूँ वगैरह, चावल वगैरह पैदा होने लगे थे। चौथा क्वेश्चन है इस काल में कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तन की तालिका बनानी है आपको। पांचवा क्वेश्चन मुख्य धार्मिक परिवर्तन। आइए समझें। छठवां क्वेश्चन है पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदलता रहा है? प्राचीन समय में हिंदुस्तान कैसे था? सातवां क्वेश्चन है जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? इन्होंने अपने व्यवसाय बदलने का कोई अधिकार नहीं था वगैरह, आपने पीछे पढ़ा है। आठवां सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? बताया था मैंने, कोई एक मजबूत साम्राज्य नहीं था, छोटे छोटे भागों में विभाजित थे। नौवां है पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन से समस्याएं आती है? तो आपको पता है कई बार भाषा समझ में नहीं आती, दूसरी अंदाज लगाकर उसके जैसे लिखने की कोशिश की जाती है, और भी अनेक समस्याएं आती हैं। उनके पास कागज़ नहीं होते थे, कई बार दूसरी पांडुलिपियों को धोकर कागज़ का प्रयोग किया जाता था। 10वां क्वेश्चन है इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? इतना ही। अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।